हम पढ़ने वाले हैं पार्प इनहिबिटर्स के बारे में। तो पार्प इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ने से पहले हम पार्प के बारे में समझ लेते हैं। पार्प होता क्या है। यूजुअली जो हमारा डीएनए रहता है, अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए जो रहता है वो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर रहता है। तो इसमें डबल स्टैंड होता है, तो होता क्या है, तो इस डबल स्टैंड डीएनए में कई बार इंजरी हो जाती है। तो यूजुअली इंजरी जो रहता है सिंगल स्टैंड में होता है। जैसे इस सिंगल स्टैंड में अगर इंजरी हुई तो इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक। तो ये क्या हुआ, सिंगल स्टैंड जो है इसका टूट गया। अब होगा क्या, इसको रिपेयर करने के लिए जो रहता है पार्प आएगा हमारे पास। जो सिंगल स्टैंड रिपेयर सिस्टम होता है वो कौन एक्टिवेट करता है, पार्प। तो अब जो पार्प होगा, अगर हम बात करें तो क्या है पार्प। अब पार्प होता क्या है, अगर हम बात करें तो पार्प जो रहता है एक पॉलीमरेज एंजाइम है। इसको बोलते हैं पॉलीमरेज एंजाइम, जिसके पास काफ़ी सारा एडीपी होता है। तो पॉली एडीपी राइबोस पॉलीमरेज इसका पूरा नाम है। तो पॉली एडीपी पॉलीमरेज जो रहता है ये डीएनए रिपेयर कराता है। अब ये सिंगल स्टैंड जो डीएनए ब्रेक हुआ है, यहाँ पे ये पार्प बाइंड करेगा। तो ये जो पार्प है, ये ब्लू कलर के जो छोटे दो दाने, तो यहाँ पे ये बाइंड करेगा। अब ये पार्प जब यहाँ बाइंड करेगा तो फिर उसके बाद पार्प के पास क्या रहता है, एनएडीपी बाइंडिंग साइट रहती है, एनएडी पॉजिटिव। तो अब अगर हम बात करें तो सेल्स की जो एनएडी रहेंगी वो यूटिलाइज करता है ये पार्प। तो अब इसके ऊपर क्या है, एन डी। अब यहाँ पे इसके ऊपर क्या बाइंड करेगा, एन ए डी बाइंड करेगा। तो ये एन ए डी बाइंड किया, तो इससे होगा क्या, इससे जो फाइनली जो रहता है फिर जो रिपेयरिंग एंजाइम्स होंगे वो रिक्रूट होंगे। तो रिपेयरिंग एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, बेसिकली अगर हम बात करें तो सबसे पहले आएगा लाइगेस, एक होगा लाइगेज, ये रिपेयरिंग एंजाइम होगा। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा XRCC1। तो एक लाइगेज आया और दूसरा आया XRCC1, ये दोनों आए। और ये दोनों क्या करेंगे, बेसिकली अगर हम बात करें तो रिपेयर का काम करते हैं। तो नॉर्मल इस तरीके से रिपेयर सिस्टम हमारा काम करता है। अब जो सेल, ये सारा चीज़ जो है सेल के अंदर हो रहा है, अगर ये रिपेयर नहीं हुआ, अगर ये रिपेयर नहीं हुआ और इससे पार्प जो है ट्रैप्ड हो गया, इसमें बाउंडेड है, तो क्या होता है, ये जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है ये रिपेयर नहीं हुआ और इसमें जो है हमने देखा, क्या देखा कि पार्प इसमें बाउंड कर रखा है यहाँ पे। तो जो ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पार्प बाउंडेड स्ट्रक्चर है, इसमें हम लोग फिर आगे चल के डबल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज हो जाएगा और पार्प इसमें क्या है, ट्रैप्ड है। तो ये पार्प जो है इसमें ट्रैप्ड हो गया है। पार्प ट्रैप्ड कब हो जाता है, जब उस पर साइट एक्टिवेट नहीं हो पाती है एनएडी वाली और पार्प ट्रैप्ड हो जाता है। तो इसकी वजह से होता क्या है, जो ये सिंगल स्टैंड ब्रेक है वो डबल स्टैंड ब्रेक में चेंज हो जाता है। तो अगर देखा जाए जो सिंगल स्टैंड जो ब्रेक है वो किस में चेंज हो गया, डबल स्टैंड ब्रेक में। तो अब डैमेज यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों जगह है और पार्प जो है इसमें ट्रैप्ड है। तो फिर यहाँ पे जो होता है, काम करता है ब्रेका। जो डबल स्टैंड रिपेयर मशीनरी सिस्टम होता है वो होता है ब्रेका। तो ब्रेका जो रहता है 1 या 2 इसको रिपेयर करता है। अब अगर जब ये डबल स्टैंड डीएनए जो रहेगा, अगर ये रिपेयर हो गया तो सेल जो है सरवाइव कर जाता है। अगर ये रिपेयर नहीं हुआ तो सेल की डेथ हो जाती है। तो यूजुअली क्या है, ये पूरा फेट है। अब हमने कोई ऐसी ड्रग बना दी जो ये पार्प को बाइंड कर रहा है। तो पार्प को अगर हमने क्या किया, पार्प क्या कर रहा है, पार्प जो रहता है इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, पैरालाइजेशन। इस प्रोसीजर जो
पार्प कर रहा है तो इसको बोलते हैं PARYLATION, पैरालाइजेशन बोलते हैं। तो ये बेसिकली पार्प का काम होता है डीएनए रिपेयर करना, जो भी सिंगल स्टैंड ब्रेक होगा उसको रिपेयर करता है। तो यूजुअली अगर हमने पार्प इनहिबिटर दे दिया तो होता क्या है कि पार्प यहाँ पे बाउंड कर जाता है और पार्प जो है ट्रैप्ड हो जाएगा। तो हमने क्या दिया, सिंगल स्टैंड, हमने पार्प इनहिबिटर दे दिया तो यहाँ पे पार्प ट्रैप्ड हो जाएगा और फिर फाइनली जो है सेल की डेथ हो जाती है। तो इसके लिए हमने क्या देखा, इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रका म्यूटेशन होना चाहिए। ब्रका म्यूटेशन रहेगा तो वो सेल की डेथ करवाता है, ऐसे में करना चाहिए। तो पार्प इनहिबिटर्स की अगर हम बात करें तो ये ऐसे ग्रुप ऑफ ड्रग्स होती हैं जो कि ब्रका म्यूटेशन पे काम करेंगे। और इसमें अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बात करें, सबसे पहले किसी भी ड्रग में हम क्या देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसमें किस पे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है पार्प 1 और पार्प 2। तो ये जो दो चीजें हैं डीएनए रिपेयर में इन्वॉल्व है, म्यूटेटेड सेल से ब्रका उसको ब्लॉक करता है। तो इसमें अगर हम बात करें कौन कौन सी ड्रग होती हैं, तो सबसे पहले होता है ओलापारिब। ओलापारिब जो रहती है फर्स्ट ड्रग होती है इस ग्रुप का, जिसको डिस्कवर किया गया था। दूसरी होती है रूकापारिब, रूकापारिब। तो दूसरा जो है रूकापारिब। फिर कुछ नई ड्रग्स आई हैं, उसमें अगर हम बात करें तो उसमें कौन सी है, नीरापारिब। नीरापारिब में कुछ खास बातें होती हैं इसलिए इनको जानना जरूरी होता है। और जो फाइनल कैटेगरी है वो है टलाजोपारिब, टलाजोपारिब। तो ये चार जो है ग्रुप ऑफ ड्रग्स है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ओलापारिब, तो ओलापारिब क्या करेगा, या रूकापारिब, नीरापारिब, जो भी पारिब है वो हमने पढ़ा कि सबसे पहले पार्प 1 और पार्प 2 को इनहिबिट करेगा। रूकापारिब भी सेम पार्प 1 और पार्प 2 को इनहिबिट करेगा। नीरापारिब का भी काम ऐसे ही रहता है और टलाजोपारिब जो रहता है वो भी इसी तरीके से काम करेगा। तो ये पार्प 1 पार्प 2 इनहिबिटर्स होते हैं। इससे क्या होता है, डीएनए डैमेज होता है और सेल डेथ हो जाती है। तो इसको बोलते हैं सिंथेटिक लिथैलिटी। ये सिंथेटिक लिथैलिटी जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या है, बनावटी, हम लोग सेल को बना के मार रहे हैं तो इसको बोलेंगे सिंथेटिक लिथैलिटी। इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, सिंथेटिक लिथैलिटी। ये ओलापारिब रूकापारिब के लिए रहेगा। फिर अब हमने बोला था कि नीरापारिब, इसमें क्या खास बात होती है, तो कुछ ऐसे सेल्स होती हैं जिनमें HR डेफिशिएंट होता है। HR डेफिशिएंट एक फैक्टर होता है। अगर वो HR डेफिशिएंट सेल्स हैं तो ऐसे केस में जो रहता है उसमें भी नीरापारिब जो है काम करता है। जबकि जो टलाजोपारिब बनाया था तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या मोस्ट पोटेंट की बात करें तो टलाजोपारिब है, मोस्ट पोटेंट तो टलाजोपारिब है। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर हम बात करें फार्माकोकाइनेटिक्स, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में सबसे पहले हम अगर बात करें ओलापारिब का, तो सब की सब जो चारों ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं वो जो रहती हैं ओरल होती हैं। तो इसकी जो अगर हम बात करें ओरल, ये भी ओरल है, ये भी ओरल है और ये भी ओरल है। सब की सब जो ड्रग्स हैं हम ओरल ही लेते हैं। और मेन चीज इनका क्या, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ये जो रहता है CY, ओलापारिब की बात करें तो CYP3A4 से इसका मेटाबॉलिज्म होता है। अगर हम रूकापारिब की बात करें तो रूकापारिब जो रहता है ये CYP3A4, इससे मेटाबॉलिज्म तो होता ही है, कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जिससे ये मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे कि CYP1A2 और दूसरा होता है CYP2D6, तो इससे भी मेटाबोलाइज होता है। फिर अगर हम बात करें नीरापारिब, जिसमें क्या था, HR डेफिशिएंट ट्यूमर पे भी काम कर रहा था। नीरापारिब हमने देखा था HR डेफिशिएंट ट्यूमर पे। तो अगर इसकी बात करें तो ये जो रहता है ये सिर्फ एंजाइम उतना इस पे असरदार नहीं होता है, ऑल्दो थोड़ा बहुत रहता है, तो लेस इफेक्टिव रहता है, लेस इफेक्टिव। अगर हम बात करें टलाजोपारिब तो ये भी मिनिमल मेटाबोलाइज होता है। तो ये जो फाइनल जो दो ड्रग हमने बनाई है, नीरापारिब और टलाजोपारिब, इनका मेटाबॉलिज्म मिनिमम होता है सिर्फ एंजाइम से। अब अगर हाफ लाइफ की बात करें
कि हाफ लाइफ किसकी कितनी होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे जैसे हमने जनरेशन बढ़ाया ड्रग का, तो हम जानते हैं हाफ लाइफ बढ़ता गया। तो सबसे पहले हमने बनाया था ओला पारिव, जिसकी हाफ लाइफ कितनी थी, 12 आवर्स। फिर रुका पारिव, इसकी हाफ लाइफ 18 आवर्स बढ़ गई। फिर कितना हो गया, 18 का डबल, नीरा पारिव 36 आवर्स तक चलती थी। और फिर तेलाजो पारिव जो रहता है 90 आवर्स पर चला गया। इसका तो इतना ज्यादा था 90 आवर्स की, तो इसकी डोज भी कम करनी पड़ती है। फिर हाफ लाइफ के बाद अगर हम बात करें डोसेस डोसेस तो डोसेस की बात करें तो जो ओला पारिव रहता है यूजुअली 300 मिलीग्राम हम लोग यूज करते हैं बीडी, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 12 घंटे की ही है। फिर उसके बाद अगर हम रूका पारिव की बात करें तो ये थोड़ा हमें हायर डोज में देना रहता है, 600 मिलीग्राम बीडी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नीरा पारिव, तो इसका 36 आवर्स इसकी हाफ लाइफ है, तो इसको एक दिन में एक बार देने से काम हो जाएगा। तो इसको हम लोग 300 मिलीग्राम ओडी यूज करते हैं। और फिर अगर हम बात करें तेलाजो पारिव, तो इसका हाफ लाइफ रहता है 90 आवर्स, तो इसको बहुत ही कम देते हैं, 1 मिलीग्राम ओडी देते हैं। तो इसका डोज सबसे अलग है, 1 मिलीग्राम ओडी बहुत ही कम देते हैं, क्योंकि बहुत ही इफेक्टिव रहता है। अब देख लेते हैं यूजेस कि कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। तो अब जो है यूजेस, तो यूजेस की बात करें तो हमने पढ़ा कि ये उन सेल्स पे ज्यादा एक्टिव होती है जो ब्रेका म्यूटेशन कॉज कराते हैं। और ब्रेका म्यूटेटेड सेल्स कौन कौन सी होती हैं, अगर हम बात करें तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो ब्रेका म्यूटेटेड रहेगा, ओवेरी कैंसर होता है, तो ओवेरियन कैंसर। दूसरा ब्रेस्ट कैंसर। तीसरा पैनक्रियाटिक कैंसर। और चौथा प्रोस्टेट कैंसर। तो ये जो 4 बीमारियां हैं, ये जो 4 कैंसर हैं, ये जो कैंसर है ये क्या रहते हैं, ब्रेका म्यूटेशन से होता है। इसके लिए ये इफेक्टिव है, ये जो रहता है ओला पारिव। तो ओला पारिव का सबसे ज्यादा यूज होता है इन चारों कैंसर में होता है। जबकि अगर हम रूका पारिव की बात करें तो इसको अभी सिर्फ ओवेरियन कैंसर पे ही स्टडी किया गया है, तो ओवेरियन कैंसर पे लिए यूज करते हैं। अगर हम बात करें नीरा पारिव, तो नीरा पारिव की खास बात क्या होती है कि उसको ब्रेका म्यूटेशन है या नहीं है, उसके रिगार्डलेस उसको यूज करते हैं ओवेरियन कैंसर में। और बेसिकली इसको अगर हम बात करें, ये है नीरा पारिव देख सकते हैं, तो इसको हम लोग ओवेरियन कैंसर में रिगार्डलेस ऑफ ब्रेका स्टेटस कैसा है उसके रिगार्डलेस हम लोग इसको यूज करते हैं ओवेरियन कैंसर में। और बेसिकली हम लोग कब यूज करते हैं, मेंटेनेंस के लिए। तो अगर मेंटेनेंस करना है ओवेरियन कैंसर में तो हम लोग नीरा पारिव यूज करते हैं। और अगर बात करें तेलाजो पारिव, तो तेलाजो पारिव को हम लोग जो रहता है ब्रेस्ट कैंसर में यूज करते हैं, इसको ब्रेस्ट कैंसर में यूज करते हैं। तो तेलाजो पारिव को ब्रेस्ट कैंसर के लिए ही बनाया गया है, और स्पेशली जो ब्रेका म्यूटेटेड रहते हैं और उसमें HER2 नेगेटिव रहता है, तो ऐसे ब्रेस्ट कैंसर में हम लोग यूज करते हैं। फिर अगर हम बात करें इंटरेक्शन की, तो हमने ऊपर देखा था कि सारे के सारे जो ड्रग है कम या ज्यादा किससे मेटाबोलाइज हो रहे हैं, सिप से हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो ड्रग सिप पे काम करती है, CYP3A पे, तो वो इससे इंटरेक्ट करेंगी। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली ड्रग है ओलापारिव, वो बेसिकली जो सिप इंड्यूसर या इनहिबिटर्स हैं। तो अगर हम बात करें CYP3A4 अगर इनहिबिटर्स हैं, तो CYP3A4 इनहिबिटर्स कौन कौन सी होती हैं, वो अगर हम बात करें तो वो है कीटोकोनाजोल। और दूसरा इंड्यूसर है, इंड्यूसर कौन सी होती है सिप इंड्यूसर, वो होती है रिफैम्पिसिन। तो ये दोनों जो रहती हैं ये इसको इफेक्ट लाती है ओलापारिव की। फिर अगला अगर हम बात करें रूकापारिव, तो रूकापारिव भी सेम सिप इनहिबिटर्स इस पे काम करते हैं। फिर हमने देखा था कि जो नीरापारिव है उस पे सिप इंटरेक्शन, जो नीरापारिव है हमने क्या देखा था कि सिप ये नीरापारिव है, तो इस पे सिप जो था इस पे लेस इफेक्टिव था। तो इसका जो रहेगा ये जो ड्रग होगा मिनिमम होगा, तो मिनिमम इंटरेक्शन होगा इसका। और इसका भी जो तेलाजोपारिव है उसका भी मिनिमम इंटरेक्शन होगा। तो सबसे ज्यादा इंटरेक्ट कौन सी कर रही है, ओलापारिव और उसके बाद रूकापारिव। अब बात करें साइड इफेक्ट की,
तो साइड इफेक्ट अगर हम बात करें तो कुछ साइड इफेक्ट जो रहता है कॉमन होता है, जैसे कि पहला होता है माइलो सप्रेशन। तो जो ये ड्रग्स होती हैं ये बोन मैरो सप्रेशन कराती हैं, ये कॉमन साइड इफेक्ट होता है। फिर दूसरा जो रहता है हर ड्रग को अगर हम जब यूज करते हैं तो इनसे क्या होता है, नोजिया और फटीग। तो नोजिया और फटीग जो रहता है हर एक ड्रग से होगा। तो माइलो सप्रेशन कराएगा तो क्या होगा, एनीमिया और न्यूट्रोपीनिया। माइट्रो ये जो रहता है ये कॉमन साइड इफेक्ट है। तो एनीमिया, फटीग, न्यूट्रोपीनिया ये कॉमन साइड इफेक्ट है। अब बात करें कि कुछ जो अलग साइड इफेक्ट होती हैं, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये ओलापारिब में तो सेम यही साइड इफेक्ट मिलेगी। रूकापारिब की बात करें तो रूकापारिब जो रहता है लीवर पे काम करता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, रूकापारिब जो रहेगा लीवर के एंजाइम जो रहेंगे वो बढ़ा देता है। तो रूकापारिब का ये एक रहता है कि हिपैटिक एंजाइम्स को बढ़ाता है। फिर अगर हम बात करें नीरापारिब तो सेम वही एनीमिया न्यूट्रोपीनिया करा रहा है। इसमें जो रहता है एक और चीज़ मिलता है नीरापारिब, और वो होता है हाइपरटेंशन कराएगा। दूसरा पेशेंट को नींद नहीं आती, इंसोम्निया कराता है। और तीसरा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी कराता है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो रहता है नीरापारिब कराती है और ड्रग्स नहीं करा रही हैं। तो हमें हमेशा जो है प्लेटलेट काउंट नीरापारिब में चेक कर लेना चाहिए स्टार्ट करने से पहले। बाकी सब में कॉमन साइड इफेक्ट होती है, ये अलग साइड इफेक्ट है। तो अगर हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो रहेगा वो किस पे बेस्ड रहेगा, वो बेस्ड रहेगा साइड इफेक्ट और इंटरेक्शन पे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ओलापारिब, तो ओलापारिब जो रहेगा हमने देखा कि क्या कर रहे हैं किडनी के जो अगर कोई पेशेंट जो सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट है, अगर किडनी सही से काम नहीं कर रही है तो ऐसे केस में हमें यूज नहीं करना रहता है ओलापारिब। तो किडनी फंक्शन हमें चेक करना रहता है। जबकि अगर हम रूकापारिब की बात करें तो किडनी के साथ हमें रीनल के साथ लीवर भी चेक करना रहता है, क्योंकि लीवर के एंजाइम बढ़ाता है। ये होता है रूकापारिब। फिर जो रहता है अगर हम नीरापारिब की बात करें या तलेजोपारिब, तो हर जो ड्रग है इनमें से सारे जो कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशन वो होता है माइलो सप्रेशन, क्योंकि सारी ड्रग जो है माइलो सप्रेसिव होती है। तो माइलो सप्रेशन अगर है तो उसको रूल आउट कर लेना चाहिए, माइलो सप्रेशन। और दूसरा जो चीज़ है जो तलेजोपारिब है वो प्रेग्नेंट औरतों में नहीं देते हैं, तो प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। तो ये चीज़ रहता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। फिर अगर बात करें एक और कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है ओलापारिब का, वो रीनल इम्पेयरमेंट में नहीं देते हैं, और वो जो रहता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी उसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हम लोग ओलापारिब जो रहता है नहीं देते हैं। तो ओलापारिब जो हमने देखा ये रहा ओलापारिब, वो नहीं देंगे। फिर अब बात करें कुछ यूनिक फीचर्स की कि क्या होता है जो इसको अलग बनाता है, यूनिक फीचर्स। तो यूनिक फीचर्स की बात करें तो सब अगर ओलापारिब की बात करेंगे तो ये पहली दवा है फर्स्ट इन क्लास, और इसका इंडिकेशन हमने देखा था सबसे ब्रॉड है। अगर हम रूकापारिब की बात करें तो इसमें कुछ खास नहीं, ओवेरियन कैंसर के लिए यूज़ करते हैं। नीरापारिब जो है उसमें खास है कि अगर कोई कैंसर HRD पॉजिटिव है, नॉन ब्रका म्यूटेशन है, तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है सबसे पोटेंट जो रहता है वो तलेजोपारिब रहता है, मोस्ट पोटेंट रहता है, और इसका साइड इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा है। तो इस वजह से इसको हम लोग प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। तो ये सब जो रहता है पारिब का यूजेस रहता है। फिर अगर हम बात करें कि जो रहता है ओलापारिब का मेनली कहाँ यूज़ करते हैं, वो होता है प्रोस्टेट कैंसर में, और स्पेशली किसका यूज़ करते हैं, प्रोस्टेट कैंसर में हम लोग ओलापारिब। तो ये रहता है पार्प इनहिबिटर्स।